डियर स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हमने पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज हम एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एस्किमो जनजाति विश्व की प्रमुख जनजातियों में से एक है और यह जनजाति ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। यह टुंड्रा रीजन में निवास करती है और यदि हम मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन देखें तो उसका सबसे उत्तम उदाहरण एस्किमो जनजाति है। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, लेकिन यह अपने लिए इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और वो स्वयं को इन्युत कहते हैं। इन्युत से तात्पर्य है मानव। अब हम चर्चा करेंगे कि एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र विश्व में कहाँ है। एस्किमो जनजाति विश्व के में टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। यह मुख्य रूप से अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया रीजन में निवास करती है। हम जिस एस्किमो जनजाति की चर्चा कर रहे हैं वह मुख्यतः अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस प्रकार मानचित्र में आप एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र को देख सकते हैं और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपके मानचित्र में एस्किमो जनजाति की लोकेशन भरने के लिए आती है। साथ ही जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपको मानचित्र बनाना आवश्यक है। तो आप हाथ से मानचित्र बनाकर और उसमें एस्किमो जनजाति की लोकेशन दर्शाएंगे। तो इस प्रकार एस्किमो जनजाति जो है अलास्का और कनाडा के उत्तरी भागों में और ग्रीनलैंड के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भागों में निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है और यह मुख्यतः आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र है। अब हम एस्किमो जनजाति के बारे में विभिन्न बातों का अध्ययन करेंगे। निवास क्षेत्र के बारे में मैं आपसे चर्चा कर ही चुकी हूँ। अब निवास क्षेत्र की यदि भौतिक दशाओं को देखा जाए तो यहाँ पर कठोर ठंडी जलवायु पाई जाती है। यहाँ 9 माह की लंबी शीत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु मात्र 3 माह की ही होती है। औसत वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं जिन्हें ब्लिज़ार्ड कहते हैं। वनस्पति के रूप में यहाँ पर शीतकाल में तो बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती हैं, लेकिन ग्रीष्म काल में जब बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पिघल जाती है तो कुछ शैवाल, काई, लाइकेन्स, डैंडलियंस यहाँ पर उग आते हैं। यहाँ की भूमि जो है बर्फ़ से जमी हुई भूमि है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। वर्षा भी यहाँ पर हिम वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में ही होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र की भौतिक दशाएं बहुत ही कठोर हैं। अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति के शारीरिक लक्षणों की। अगर शारीरिक लक्षणों की बात की जाए तो इनके अधिकांश शारीरिक लक्षण मंगोलाइड प्रजाति के समरूप ही पाए जाते हैं। इनका चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, बाल काले और बहुत ही भद्दे होते हैं। कद इनका 150 से 160 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। इनकी आंखें छोटी, तिरछी और काली भूरी होती हैं। इनका सिर लंबा होता है। गालों की हड्डियां उभरी हुई होती हैं, जबड़े भारी होते हैं और नाक थोड़ी चपटी होती है। तो इस प्रकार इनके जो अधिकांश शारीरिक लक्षण हैं वो मंगोलाइड प्रजाति से ही मिलते जुलते हैं। यदि हम इनकी लैंग्वेज की भाषा बात करें तो ग्रीनलैंड और पश्चिमी अलास्का के एस्किमो जो है इनुपिक भाषा बोलते हैं। दक्षिणी पश्चिमी अलास्का व साइबेरिया के एस्किमो यूपिक भाषा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये 2 शब्द इनुपिक और यूपिक ये इनकी भाषाएं हैं जो आपके याद रखने के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनके भोजन, वस्त्र एवं आश्रय की।
भोजन के रूप में हम बात करें तो चूँकि यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, इसलिए ये पूर्णतः मांसाहारी हैं और सील, कैरिबो, वालरस, ध्रुवीय भालू, व्हेल आदि का मांस जो है खाया जाता है। तो ये पूर्णतः मांसाहारी जनजाति है। अधिक ठंड के कारण यहाँ पर वनस्पति का नितांत अभाव है। अब हम बात करेंगे इनके वस्त्रों के। इनके वस्त्र मुख्य रूप से कैरिबो की खाल से निर्मित होते हैं। चूँकि यह हल्की होती है, गर्म और लचीली होती है। कैरिबो विहीन क्षेत्रों में इनके वस्त्र ध्रुवीय भालू के समूर से बनाए जाते हैं। पुरुष बाहदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, पुरुषों के बाहदार वस्त्रों को तिमियाक कहते हैं। यह सील मछली की खाल से बनाया जाता है। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा जो है अनोहाक कहलाता है। उसके ऊपर कुर्ता टाइप से कपड़ा पहनते हैं जिसे अनोहाक कहते हैं। सील मछली के चमड़े से बनाए जूते ये पहनते हैं और इनके जूतों को कार्मिक कहते हैं। वालरस के दांतों से बना ये छिद्रदार चश्मा भी पहनते हैं। स्त्रियां और पुरुषों के समान ही कपड़े पहनती हैं। उनके कपड़ों में और पुरुषों के कपड़ों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो स्त्रियां होती हैं वो अमाउत भी पहनती हैं। अमाउत जो है अनोहाक ही जैसा ही कपड़ा होता है और इसमें पीछे बच्चे को रखने वाली टोकरी भी होती है। तो स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख जो कपड़ा है वह अमाउत कहलाता है। इसके बाद हम इनके आश्रय की बात करेंगे। इनके जो आश्रय स्थल हैं या आश्रय है मकान हैं वो बहुत ही विशेष प्रकार के हैं। शीत ऋतु में ये बर्फ़ का मकान बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। इग्लू जो है बहुत ही कम ऊंचाई का होता है और जिसमें ये रेंग कर अंदर घुसते हैं। उसकी फ़ोटो आपने कई बार देखी होगी। बर्फ़ की सिल्लियाँ बनाकर उनको काट कर एक दूसरे के ऊपर रखकर इग्लू बनाया जाता है। इग्लू के अंदर बेंचेस रखी जाती हैं जिस पर सील मछली की खाल बिछा दी जाती है ताकि वो उसके ऊपर आराम से बैठ सकें, लेट सकें और यह अंदर से गर्म भी रहता है। तो इनके बर्फ़ के बने मकान को इग्लू कहा जाता है। ग्रीष्म काल में ये सील या कैरिबो के खाल से जो है टेंट बनाते हैं जिन्हें ट्यूपिक कहा जाता है। तो ये इनके आश्रय हुए, मकान हुए। तो इग्लू और ट्यूपिक दोनों ही इनके आश्रय हैं। अब हम बात करेंगे इनके प्रमुख उपकरणों की और परिवहन के साधनों की। यदि हम इनके उपकरणों की बात करते हैं तो ये हार्पून नामक भाले का प्रयोग करते हैं। शीत ऋतु में सील मछली का शिकार करने के लिए ये हार्पून का इस्तेमाल करते हैं और ये जो हार्पून होता है इसका शिकार जो है किस तरीके से करते हैं कि ये दो छिद्र बना देते हैं। एक छिद्र में जो है लकड़ी लगा देते हैं, दूसरा छिद्र सील मछली के सांस के लिए खुला छोड़ देते हैं। जैसे ही सील मछली आती है लकड़ी हिलती है और ये भाला भोंककर उस पर आक्रमण कर देते हैं। ये जो भाला होता है इनका ये हार्पून कहलाता है। खुले समुद्रों में शिकार करने के लिए फेंकने वाले हार्पून का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो है हार्पून इनका प्रमुख उपकरण है जो शिकार के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा परिवहन के साधनों के लिए भी ये कुछ अपनी विशेष गाड़ियाँ बनाते हैं जिनमें सबसे प्रमुख गाड़ी है स्लेज। स्लेज जो है वो बिना पहिए की गाड़ी होती है जो व्हेल मछली की हड्डियों से बनाई जाती है और इसे कुत्ते या रेंडियर 5 या 6 कुत्ते या रेंडियर मिलकर खींचने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा प्रमुख परिवहन का साधन है कयाक। कयाक इनकी नाव होती है जो 6 मीटर लंबी होती है और बसंत या ग्रीष्म काल में सील मछली का शिकार करने के लिए इसका ये प्रयोग करते हैं। यह सकरी होती है और लंबी नाव होती है। यह व्हेल की हड्डियों से ही निर्मित होती है। एक दूसरी और नाव होती है उमियाक। उमियाक जो है व्हेल का शिकार करने के लिए काम में ले जाती है। यह सील की हड्डियों से निर्मित होती है और अधिकांशतः स्त्रियों के द्वारा प्रयोग में ले जाती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स स्लेज, कयाक, उमियाक और हार्पून ये चारों ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब हम बात करेंगे एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाओं की। यदि हम देखें तो इनकी आर्थिक क्रिया या इनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है आखेट और आखेट के द्वारा ही इनका जीवन निर्वाह
होता है। आखेट जो है इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट में ये सील मछली का शिकार करते हैं। एक छिद्र में हार्पून भोंककर सील मछली का शिकार करने की प्रक्रिया माउपाक कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रतीक्षा करना। ग्रीनलैंड में 2 छिद्रों के माध्यम से सील का शिकार करने की विधि इतुरपाक कहलाती है। एक व्यक्ति एक ही छिद्र पर भोजन का लालच देकर सील को बुलाता है और दूसरा दूसरे छिद्र से हार्पून भोंक देता है। बसंतकालीन आखेट जो है मार्च के बाद होता है। बसंतकालीन आखेट को उत्तोक कहते हैं। शिकारी कुत्तों के साथ सील, कैरिबो, कस्तूरी बैलों का शिकार करता है। कयाक नाव का भी प्रयोग किया जाता है। इस ऋतु में सील जो है धूप खाने के लिए छिद्र से बाहर आती है और तब ये उसका शिकार कर लेते हैं। ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकालीन आखेट में ग्रीष्मकाल में बर्फ़ पिघल जाती है, छोटी छोटी वनस्पतियाँ उग जाती हैं। कुछ स्थलीय पशु जैसे कैरिबो, रेनडियर, इनका शिकार किया जाता है और यह शिकार सामूहिक होता है। इसके अलावा सामन और ट्राउट जैसी मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो सील मछली है उसका एस्किमोज के जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि मांस के लिए, कपड़े बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए, इग्लू के अंदर से मढ़ने के लिए, उसकी चर्बी को ईंधन के रूप में काम में लेने के लिए, हड्डियों से स्लेज बनाने के लिए, इसके अलावा उसके ताज से धागा बनाने के लिए सील मछली को काम में लिया जाता है। तो सील मछली उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे उनके सामाजिक संगठन की। सामाजिक संगठन उनका पितृसत्तात्मक समाज है। वृद्ध पुरुष ही जो है परिवार का नेतृत्व करता है। पुरुष आजीविका कमाने का काम करते हैं और साथ ही अस्त्र शस्त्र बनाने का काम करते हैं। शिकार के उपकरण और यातायात के साधन इनके सामूहिक होते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है। ये लोग सेदना नामक देवी की पूजा करते हैं, जादू टोने में विश्वास करते हैं। स्त्रियां घरेलू कार्य और बच्चों की देखरेख का काम करती है। शीतकाल में चूँकि आखेट का अभाव हो जाता है तो इनमें भुखमरी की भी। तो हम बात कर रहे थे इनके सामाजिक संगठन की। यदि हम बात करें आधुनिकता के प्रभाव की, तो अब यूरोपियन और अमेरिकन संस्कृति का इन पर प्रभाव देखने को मिलता है। भरण पोषण और अर्थव्यवस्था के अलावा अन्य क्रियाएं जैसे समूर का व्यापार, खाल का व्यापार, खनन के कारण शिकार में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, खदानों, हवाई क्षेत्र वाले स्टेशनों के निकट पूर्व निर्मित भवनों में अब ये निवास करने लगे हैं। स्लेज के स्थान पर स्नो मोबाइल का प्रयोग करने लगे हैं। डेनमार्क की संसद में ग्रीनलैंड एस्किमो का निर्वाचन क्षेत्र है। ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर इनके स्थायी अधिवास अब पत्थरों से निर्मित होने लगे हैं। तो इस प्रकार एस्किमोज के जो जीवन है उनमें आधुनिकता का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।